हेलो दोस्तों, आज की सेक्शन में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स का। आप लोग याद रखेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर आपका जो है एसएसटी में, उसमें हम लोग क्या करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे 3 क्लास में। आप लोग याद रखेंगे 3 क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे, यानी कि क्रैश कोर्स हमारा यह चल रहा है। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखें। इस क्लास में हम लोग क्या क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर, दोनों को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि पहली चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके प्रकार, और दूसरा जो चैप्टर है उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है, आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम का लगभग 70 दिन बचा है। बहुत कम हम लोग देखें तो 70 दिन। तो 70 दिन में अगर आपका भी तैयारी एकदम नहीं हुआ तो हमारे साथ जुड़े हैं। लगभग जितना भी आपका टारगेट है 450 हो, 90% हो, जो आपका टारगेट हो, एम पूरा होगा। बस डेली हमारे क्लास में जुड़े। क्लास का टाइम है 6:15। ठीक है जी, तो बिल्कुल आप लोग इस क्लास में जुड़े एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। एंड फ्रेंड है, जितना भी फ्रेंड है उनमें शेयर किया कीजिए, और जितना हो सके आप लोग वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है, तो आइए इस सेक्शन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगा, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। किनका कहना था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास होगा नहीं। तो ये कहना किनका था, तो याद रखेंगे एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। और एक जानकारी आपको देते चले साथ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको बता दूं जो जो क्वेश्चन में करवाऊंगा इससे बाहर, यानी कि इकोनॉमिक्स में करवा रहा हूँ ना, इकोनॉमिक्स इससे बाहर, मतलब कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं रहेगा। जो मैं अभी पढ़ाऊंगा इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, नोट्स भी आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। कहाँ मिलता है तो आपको पता है, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है। उसके लिए आप लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जिसका लिए ये नंबर आप लोग दे सकते हैं 696 696 98 095। इस पर आप लोग अगर नहीं जुड़े तो यस करके मैसेज करेंगे, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे और आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास होने के जस्ट एक दिन बाद या फिर हो सकता है कभी भी आपको दे दिया जाए, लेकिन एक दिन के अंदर में आपको मिल जाता है। तो इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग क्लास करने के बाद, वीडियो देखने के बाद इस पर यस करके मैसेज कर दीजिएगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य इनमें से क्या क्या हैं, तो देखिए हम लोग देखें, बी से बिहार होता है तो बिहार फर्स्ट आ ही गया, बिहार आ ही गया। एंड आई से देखें तो आई से दूसरा होता है, एम से देखें तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भी आ गया। एंड देखिए ए से क्या होता है, ओडिशा होता है तो ओडिशा भी आ ही गया। मतलब ये तीनों आ गया, तो इनमें से सभी होगा। आप लोग टिक लगाइएगा, इससे राज्य का नाम आपको एक एक अक्षर से आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड अगली क्वेश्चन है 3 नंबर, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को भंग कर दिया गया, उसके बाद कौन सा आयोग बनकर आया। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। और आप लोगों को यदि आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलेंगे। एंड 4 नंबर है, भारत में योजना आयोग क्या है जी। भारत में योजना आयोग का गठन जो है ना कब किया गया था। बहुत बच्चा वाला सवाल है, सबको पता है, मैंने पहले भी ये सब क्लास करवाया हुआ है। जो न्यू स्टूडेंट है उनको नहीं पता होगा, लेकिन कई बच्चों को पता है। तो जिनको पता है कमेंट करेंगे। चलिए बाबू, बिल्कुल होगा 15 मार्च 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड 5 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग यानी कि योजना, यानी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आपको पता रहना चाहिए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो रहते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप लोग आंसर भी बताते चले, अगर आपको पता है तो चैट सेक्शन खुला हुआ है, चैट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें आप लोग कमेंट करते चले। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो बाद में देख रहे हैं तो उसमें भी आप लोग कमेंट करते जाइएगा। नीचे भी चैट सेक्शन के बाद भी वो कमेंट के लिए बॉक्स खुला रहता है, तो उसमें आप लोग कमेंट करते चलेंगे। एंड जितना हो सके लाइक करेंगे, जितना हो सके लाइक करेंगे। एंड शेयर आप लोग नहीं करते हो, शेयर आप लोग जरूर करा करो, जितना हो सके शेयर किया कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो, जिससे हमारे चैनल पर न्यू नहीं आ पाते हैं स्टूडेंट, इसीलिए शेयर करना काफ़ी जरूरी होता है। नीचे शेयर का बटन आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, एक तीर का निशान, इस पर क्लिक करके आप लोग शेयर करें अपने फ्रेंड में जितना हो सके। ठीक है, आपको तीर का निशान इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, आप लोग नीचे देखिए एकदम इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उस पर टैप करके जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप है जो भी है, जो फ्रेंड है, उनमें भी आप लोग शेयर करते चले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए हमारे साथ एंड जुड़े। ठीक है, तो आइए सेकंड क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1 जनवरी 2015 को, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एंड 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था है। विकास की नीति कौन सी संस्था है भारत में, तो ऑप्शन नंबर होगा क्या बाबू, ऑप्शन नंबर सी होगा, नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड आइए अगली क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग कमेंट करते चलेंगे जितना होगा।
एंड देखिए अगली क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे 8 का ए होगा 2 जून 2014 में, 2 जून 2014 में। एकदम आंसर याद करते चलिए। आप देखिए अगली क्वेश्चन है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि आपको क्या चाहिए, आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो? रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए, ताकि आपको जीवन आगे बढ़े, तो आपको टेंशन ना हो इन सभी चीज़ों के लिए। तो इसी के लिए तो आगे मनुष्य पढ़ता है या कोई काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, देखिए पढ़ाई आपको जो है ना जीवन में सही ढंग से रहना, सही निर्णय लेना आपको निर्धारित करता है। तो पढ़ना काफ़ी आवश्यक होता है। तो आइए अगली क्वेश्चन है 10 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन जो था वह कब प्रारंभ किया गया था, कब लगाया कानून बना था ये? तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे सी होगा 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड अगली क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा 11 नंबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ किया गया? यानी कि एलपीजी गैस जो आप लोग घर में यूज करते हो, जो आपको मिला, कब सबसे पहले भारत में यह आया था? तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे 11 का डी होगा 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को। और मैं आपको बता दूं मेरे घर में भी सबसे फर्स्ट बार 2016 में ही आया था। और कब आया था? तो जनवरी के मंथ में। ठीक है, सॉरी जनवरी के नहीं, अगस्त के मंथ में मेरे को मिला था, मेरे घर में मेरी मम्मी को। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इसीलिए आपको बता रहा हूँ। मेरे मम्मी को यही लगभग देखा जाए तो अगस्त में मिला था, यानी 15 अगस्त को मिला था। ठीक है, 15 अगस्त को मिला था। तो आप लोग याद रखेंगे ये कब आया? तो 1 जनवरी 2016 में। और पेपर में ये निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। एंड अगली क्वेश्चन रहेगा, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? भारत में राज्यों का पुनर्गठन यानी अलग अलग कब किया गया था? भारत में जो राज्य हैं, बिहार, झारखंड, यूपी जो कह सकते हो, तो ये सब किया गया था कब? तो ऑप्शन में आप लोग नोट करेंगे बी होगा 1956 ईस्वी को। एंड सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के? तो ऑप्शन नंबर आपका आना चाहिए सी, यानी कि 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड अगली क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है, पहले आप लोग इन्हें राइज कर लीजिए। 2 नंबर के लिए आपके पेपर में छपेगा, आपसे पूछा जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग लिखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं, या फिर डायरेक्ट लिखिएगा पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिलाकर जो अर्थव्यवस्था बनती है उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आप लोग नोट कर लेना मेरी बात को, मैंने बोल दिया पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो पेपर में 2 नंबर के आएगा, तो आप लोग आराम से लिख देना और 2 नंबर लेके जाना। तो आइए मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो यह होता है कहाँ? तो भारत में है। ठीक है, एंड आपसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूछा जाए तो अमेरिका में आप लोग टिक मारेंगे। एंड आपसे समाजवादी अर्थव्यवस्था पूछा जाए तो आप लोग चाइना में टिक कीजिएगा, क्योंकि लगभग यहाँ से मैंने आपको यहाँ पर 3 प्रश्न बताया, 3 में से 1 प्रश्न आपके पेपर में 100% रहेगा। एंड ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे पूछेगा 2 नंबर के लिए, तो 3 नंबर, यानी कि यहाँ से आपका 3 नंबर लगभग पेपर में 100% आ गया, बस यही क्वेश्चन से। तो आप लोग याद रखें मेरी बातों को और ध्यानपूर्वक सुनते चलें। एंड अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, सॉरी कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। एंड आपसे पूछा जाएगा द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र आपसे पूछे तो याद रखेंगे सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। और मैंने यहाँ पर आपको 3 प्रश्न बताया, 3 प्रश्न में से 100% 1 प्रश्न आपके पेपर में रहेगा। तो एक एक बात को सुनते चले और आपके पेपर में कोई नंबर नहीं काटेगा अच्छे नंबर डालने से। ठीक है, तो इतना आप लोग याद करते चले मेरे साथ, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट अभी लेकर रख रहे हैं, अभी लेकर आप लोग रख लीजिए आराम से। एंड आप लोग मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप लोग आराम से मैसेज कीजिएगा यस सर करके, बस आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। बस आप लोग जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते, अपने फ्रेंड में शेयर करें एंड बताएं चैनल के बारे में उनको, ताकि वो भी पढ़े। ठीक है, तो आइए 16 नंबर है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 16 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 2 भागों में, यानी कि 2 होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन देखिए 17 नंबर जो है,
बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया? तो आप लोग नोट करेंगे, सबसे पहले तो ये आरक्षण दिया गया कब? तो ये दिया गया था 2006 में। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस राज्य से? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान से। कहाँ से याद रखेंगे? राजस्थान से। ये भी आपके पेपर में रहेगा। एंड एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती अर्थव्यवस्था जो है ना कब लागू किया गया? ये तो आपको 2006 में पता ही है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार में पंचायती राज स्तर पर महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो आप लोग नोट करेंगे 60% है, 60% एंड 40% पुरुषों का। तो 60% ये आप लोग याद रखेंगे। एंड आइए एक एक क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करके आपको बताते हैं, ताकि पेपर आपका पता ही, आपको बोलते हमेशा जा रहे हैं ताकि आप लोग मोटिवेट हो। 70 दिन बचा है, तो जितना आप लोग पढ़ेंगे उतना काफ़ी है। रिवीजन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो रिवीजन करना जरूरी है, अगर नहीं पढ़े तो आप लोग देख लीजिए एंड आपको नोट्स मिलेगा, उसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। तो आइए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन जो है, भारत की राष्ट्रीय आय में कितना क्षेत्र है? भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का, ठीक है ना, किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो आपको पता है जो तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र, उसी का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हॉस्पिटल आता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा आता है। तो आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड आइए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन क्या है? चलिए अगली क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था का। चलिए, अर्थव्यवस्था और जीविका अर्जन की एक प्रणाली है, या कथन किनका था? तो कथन किनका था? तो ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, ब्राउन क्रेंच का, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। एंड अगले क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। अगली क्वेश्चन आपके पेपर में जो छपने वाला है वो क्या क्वेश्चन है? वो है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो नोट करेंगे आप लोग 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा, जीविकोपार्जन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एंड अगली क्वेश्चन आपके पेपर में किस नंबर रहेगा? भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे डी होगा, क्योंकि सकल राष्ट्रीय उत्पादन भी है एंड प्रति व्यक्ति आय भी है एंड साथ में आर्थिक कल्याण का आधार भी है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी में मारेंगे, निश्चिंत होकर के, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। एंड आइए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? तो आप लोग 22 का ऑप्शन नंबर नोट करेंगे डी होगा, क्योंकि सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा 22 नंबर का। एंड अगली क्वेश्चन आपके पेपर में 23 नंबर रहेगा, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है किसे? तो ये श्रेय दिया जाता है सेवा क्षेत्र को, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर नियोजन दिया गया है जी। चलिए, नियोजन नहीं होना चाहिए, सेवा क्षेत्र होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग बी को नोट करेंगे, ठीक है। आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय, चलिए आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय सही दिया है, सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा इनकम आता है, लेकिन नियोजन पूछा जा रहा है तो नियोजन होगा, क्योंकि इसमें विकास में क्या मुख्य श्रेय पूछा जाए, किसका श्रेय ज़्यादा है? तो नियोजन का। नियोजन का मतलब क्या आता है समझ लीजिए, यानी कि पूंजी आना, जो पूंजी आता है वो सबको जोड़ करके नियोजित करना, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग? चलिए समझ रहे हो आप। 24 नंबर आपके पेपर में जो छपेगा ये रहेगा, आर्थिक विकास का माप करने का उचित सूचांक क्या है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। एंड अगली क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाला है 25 नंबर, बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया? बिहार में जो मानव विकास है इनको कौन सा रूप मिला है? तो 25 का बिल्कुल सही होगा, जन आंदोलन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। एंड अगली क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में किसको नहीं पता होगा, किसको नहीं, किसको से मतलब कृषि, कौन से क्या होगा? कृषि। तो आप लोग नोट करेंगे कृषि की प्रधानता है, जिसके कारण हमारा बिहार गरीबी की दृष्टि से देखा जाता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी होगा। एंड अगली क्वेश्चन है 27 नंबर, इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा, उद्योग। एंड अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एंड कमेंट करेंगे 28 का, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा, महबूब उल हक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। एंड 29 नंबर आपके पेपर में छपेगा, भारत में कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? भारत में कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो पता है आपको, ये जो क्षेत्र है ना, ये तृतीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। आप लोग हमेशा याद रखेंगे, सीधे पेपर में ये सब क्वेश्चन छपेगा। एंड आइए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन आपके पेपर में 30 नंबर आने वाला है और क्वेश्चन है,
किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र हम लोग कहते हैं किसे औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग सी में टिक मारेंगे। एंड आइए अगली क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगली क्वेश्चन क्या है जी? चलिए 31 है। 31 नंबर जो पेपर में रहेगा, भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो नोट करेंगे ये लगभग था 1.21 ये हम लोग बोलते हैं, ये होगा 121.02 करोड़ के बराबर। ठीक है, आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा आप इंग्लिश में बोल रहे हैं 12,000, ठीक है 1021.02, ठीक है, तो हिंदी में आपको बताते हैं 121.002 करोड़ लगभग था। तो आज अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन 32 नंबर आपके पेपर में रहेगा, वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर % में कितना है? तो आप लोग 32 का नोट करेंगे, ये होगा 73.39%, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। एंड अगली क्वेश्चन आपके पेपर में जो छपने वाला है वो क्या है जी, वो आप लोग देखेंगे यहाँ से। ये रहेगा क्वेश्चन, बिहार प्रांत का गठन कब हुआ? बिहार में जो है ना प्रांत का गठन कब किया गया था? प्रांत का गठन। तो 33 का राइट आंसर होगा सी, 22 मार्च 2012 को। ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट करेंगे। एंड अगली क्वेश्चन आपके पेपर में 34 नंबर रहेगा, बिहार राज्य में लोगों की आजीविका मुख्य आधार क्या है? तो आप लोग नोट करेंगे ये होगा कृषि पर आधारित रहते हैं बिहार के लोग। तो अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 35 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रधानमंत्री होता है। एंड थर्ड आप लोग देखेंगे 36 यानी 36 नंबर क्वेश्चन एंड कमेंट करेंगे आंसर, किस आधुनिक यंत्र को आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? तो नोट करेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे 36 का बी। देखिए आंसर में बी बताया जा रहा है कंप्यूटर, बट कंप्यूटर होना चाहिए क्या नहीं, क्या ये सूचना शिक्षा ज्ञान ये सब मोबाइल में होता है, तो आप लोग मोबाइल में टिक मारेंगे, कंप्यूटर में मारने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग मोबाइल में मारेंगे। एंड आप लोग 37 नंबर देखेंगे, वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य हैं? तो नोट करेंगे 37 का ऑप्शन नंबर सी, 164 देश हैं। अब अगली क्वेश्चन आपके पेपर में जो 38 नंबर रहेगा, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आप लोग नोट करेंगे ये किया गया था 1969 ईस्वी में। आई मीन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। एंड आपसे 39 क्वेश्चन पूछा जाएगा, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सारे लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए होगा 2100 कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। एंड आइए अगली क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे एंड कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा क्या होती है? तो आप लोग नोट करेंगे ये होगा कितना, तो ये होगा 2400 कैलोरी, यानी कि शहर में जो लोग रहते हैं उनकी कैलोरी होती है 2100 एंड जो रहती है गाँवों में ग्रामीण क्षेत्रों में उनका होता है 2400 कैलोरी, यानी कि ऊर्जा की मात्रा। तो आप लोग गाँव में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, शहर में रहते हैं तो थोड़ी सी चेंजिंग है क्योंकि आप लोग 300 कैलोरी नीचे रहते हैं। एंड अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 41 नंबर, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या होती है? तो नोट करेंगे ये होती है मंद हो जाती है, यानी कि रुपया होना कम हो जाती है। तो अगली क्वेश्चन को हम लोग आप देखने वाले हैं। अगली क्वेश्चन है हम लोग जो देखने वाले हैं ये देखेंगे सेकंड चैप्टर आपका, ठीक है जी, इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर क्या है आपका? तो है राज्य एवं राष्ट्र की आय, ठीक है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि अभी तक आपने वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड में नहीं किया तो उसमें शेयर करें, एंड लाइक अभी तक आपने नहीं किया तो लाइक जरूर करें। एंड हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके आप लोग रखा करें, जिससे कभी भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड शाम 6:15 पर आप लोग क्लास करते रहेंगे। तो आइए सेकंड चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो सेकंड चैप्टर है, पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो आपको याद रखना चाहिए चाणक्य की होगा। आइए थोड़ी फास्ट में खींचते हैं क्वेश्चन को। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। एंड अगली क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो 29.8%, आप लोग ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे।
एंड अगली क्वेश्चन है बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग 4 का आप नोट करेंगे, सी होगा 11.03%। एंड अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो 5 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे ना, तो ये होगा ए यानी कि आयकर होगा। एंड अगली क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला है 6 नंबर, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो आप लोग नोट करेंगे बीमारू राज्य नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो बीमारू राज्य बिहार है, उड़ीसा है, कर्नाटक भी है, सॉरी कर्नाटक भी होगा जी, कर्नाटक नहीं होगा, उड़ीसा है। तो आप लोग नोट करेंगे ये कर्नाटक नहीं होगा, तो ऑप्शन आप लोग आसानी से किस में मारेंगे टिक? तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी में, सॉरी सी में मारेंगे। एंड आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन क्या रहने वाला आपके पेपर में जी? आइए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये टपक के उधर चल जाता है, ठीक है, तो आइए कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्वेश्चन है ऊंची विकास दर क्या है? तो ऊंची विकास दर जो होता है तेजी से वृद्धि होगा, गरीबी दूर होगा तेजी से। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी में एकदम मारेंगे आंख मूंद करके। चलिए अगली क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन जो है ये बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है? तो देश भर में बिहार के प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट करेंगे। एंड अगली क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय एक सृजन होता है, क्या होता है? तो आप लोग नोट करेंगे ये सृजन किसके लिए होता है? तो ये होता है उत्पाद क्रियाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप लोग बी में टिक मारेंगे। एंड अगली क्वेश्चन है समावेशी आर्थिक विकास क्या है? तो 10 का ऑप्शन नंबर डी होगा। संतुलित होगा विकास, ये सब होगा, आप लोग जोड़ते जाए तो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक मारेंगे आसानी से। एंड अगली क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे? तो उपभोक्ता एवं सृजन स्तर के सुधार से, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, उन्मूलन से, एंड प्रति व्यक्ति आय वृद्धि से। तो ऑप्शन में आपको डी में मारिएगा आंख मूंद करके। चलिए आंख नहीं मूंदना है जी, एकदम खोल के मारना है, कलम को देखना है। अब अगली है समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर ऊंचा होने को क्या कहेंगे? तो समावेशी कहेंगे। समावेशी विकास यानी कि सभी वर्ग का जो सिर है ऊंचा हो जाता है। एंड आप लोग अगली क्वेश्चन को देखेंगे 13 नंबर जो रहने वाला है आपके पेपर में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में। ऑप्शन आप लोग 2 नोट करेंगे। एंड अगले क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की पता लगाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो नोट करेंगे आर्थिक संपन्नता द्वारा, आर्थिक संपन्नता द्वारा। एंड अगली क्वेश्चन है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाएगा? वह देश विकसित कहलाएगा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अविकसित देश। तो 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% रहेगा। एंड अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित क्या होगा? तो 16 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे जी, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा जी, घरेलू उद्योगों की आय एवं विदेशों से प्राप्त आय। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी सी में नोट करेंगे। एंड आपसे 27 नंबर पूछा जाएगा, 17 नंबर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय में यदि वृद्धि हो रही है तो ये प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी जी? तो आप लोग नोट करेंगे ये होगा क्या? तो ये होगा वृद्धि, दोनों में वृद्धि होगा। एंड अगली क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग 18 का नोट करेंगे उत्पाद के साधनों की आय होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। एंड अगली क्वेश्चन है बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आपको मैंने बताया था पटना का, और सबसे कम पूछा जाए तो शिवहर का। तो आप लोग नोट करते चलेंगे हमारे साथ। अब देखिए पूछ ही दिया, एकदम पूछ दिया बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो शिवहर है जी, आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बी। एंड अगली क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में कितना प्रतिशत वृद्धि होती है? तो आप लोग नोट करेंगे किसका? तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करें जी, तो ये होगा ए यानी कि 11.03%। एंड अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 22 नंबर निम्नलिखित में से कौन से देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो ये आप लोग नोट करेंगे विकसित अर्थव्यवस्था पूछा जा रहा है ना। तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन आप लोग नोट करेंगे। एंड ये अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आप लोग नोट करेंगे गोवा का सबसे सर्वाधिक है। एंड अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग 23 नंबर तो हमने देख लिया। 24 है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई थी? तो नोट करेंगे ये होगा 1991 से 1992 के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। एंड अगली क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा 25 नंबर 2009 से 2010 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो लगभग कितना रुपया था? तो आप लोग नोट करेंगे 2009 से 2010 के अनुसार कहा जा रहा है, तो ये होगा लगभग 16,000 है जी,
चलिए 16,000 है, 16,119 रुपया के बराबर था। अब अगली क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, राष्ट्रीय आय का सृजन किसमें होता है? तो ये होता है उत्पाद की क्रियाओं द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। एंड अगली क्वेश्चन है, सन 2012 से 2013 के 2013 में भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति आय के अनुसार क्या थी? तो नोट करेंगे आप लोग 27 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर जो होगा ना डी होगा, यानी कि 68,757 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। एंड अगली क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो आप लोग नोट करेंगे, ये थे दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। एंड अगली क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा जी, 1949 में। एंड अगली क्वेश्चन है, नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो 30 का ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट करेंगे, 46,040 डॉलर, 46,040 डॉलर। ठीक है जी, 40,000 होगा जी। चलिए बिल्कुल है, 11,000 10,000, तो 46,040 डॉलर। ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट करेंगे, प्रति व्यक्ति आय। तो अगली क्वेश्चन है, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई है? तो 31 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे, ये क्या होता है? तो ये लगभग होगा बी, यानी कि 25,494 रुपया। तो आपको बता दूं, आपको यदि प्रति व्यक्ति आय समझ में नहीं आ रहा है, प्रति व्यक्ति आय तो ये क्या होता है? तो बता दूं, 1 किलोमीटर के दायरे में, यानी कि अभी जहाँ आप रह रहे हो उसमें आप लोग 1 मीटर का दायरा आप लोग देख लो, 1 किलोमीटर का जो दायरा होता है ना, उसी दायरे के अंडर में लगभग 2008 से 2009 के अनुसार जो रुपया होता था ना, सभी लोगों का मिला करके जो इनकम होता था वो लगभग 25,994 होता था। आपको समझ में आ गया? अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। 32 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय का गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था क्या है? तो 32 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट करेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। एंड अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, ये है क्या? तो चलिए 33 नंबर है, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? तो आप लोग 33 का नोट करेंगे, ये होगा महाराष्ट्र। क्या होगा जी? महाराष्ट्र। एंड अगले क्वेश्चन को देखिए, 34 का आप लोग आंसर भी बताएंगे, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है किस पर? तो 34 का आप लोग नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सकल घरेलू उत्पाद पे। सकल घरेलू उत्पाद पे होगा बिल्कुल। एंड शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी में टिक मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। 35 रहेगा आपके पेपर में। एंड बोलेगा, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सेवा क्षेत्र का। एंड अगली क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा 36 नंबर, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत क्या है? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 41.4%। एंड अगली क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा कौन सा देश है जो कि लीची उत्पादन करने में प्रथम स्थान पे आता है? तो 37 का आप लोग नोट करेंगे, भारत हमारा देश, इंडिया, गर्व होना चाहिए, प्राउड ऑफ फील होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी कब? तो आप लोग नोट करके बैठा लीजिए, 1991 में। कब? 1991 में। एंड अगली क्वेश्चन है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? तो आप लोग नोट करेंगे, ये लगभग देखा जाए तो 70% है, लेकिन 7% मैंने आपको बताया था, बट 70% लगभग है, 70 से 7% के बीच। तो आपको ऑप्शन में भी दे सकता है 60 से 70% के बीच, तो आप लोग नोट मारेंगे इसमें। ठीक है, टिक इस प्रकार से भी दे सकता है। तो मैंने आपको 39 का आंसर बता दिया। 39 का क्या बताया जी? चलिए मैंने 39 का क्या बता दिया आपको, एक बार देख लेंगे तो। चलिए 39 का मैंने क्या बताया आपको, चलिए मैं ये होगा 86%, आप लोग नोट करेंगे 86%। ठीक है जी, 86% होगा। एंड अगली क्वेश्चन है, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन, यानी कि कहा गया है एक देश गरीब है इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। तो यह किनका कहना था, ये आपको बताना है। तो आप लोग नोट करेंगे, यह था कहना किनका? तो ये कहना था रैगनर नक्स का। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे। एंड अगली क्वेश्चन है, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन नंबर आप लोग 41 का नोट करेंगे, ये होगा 1929 से 1933 के बीच काफी मंदी आ गई थी हमारे देश में थी। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है किसके लिए? तो आप लोग नोट करेंगे, ये जाना जाता है
आय गणना विधि के लिए, तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे बी बिल्कुल राइट होगा। एंड अगली क्वेश्चन, सॉरी बी नहीं होगा जी, ये होगा, दोनों सब होना चाहिए, सभी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी में टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी में। एंड अगली क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा 43 नंबर, सन 2012 से 2013 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो 43 का आप लोग नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 68,757 रुपया, आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर डी। आपको प्रति व्यक्ति आय समझ में आ गया, आप लोग कमेंट करेंगे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। 1 किलोमीटर के दायरे में जो इनकम होती है ना, जो जितने भी व्यक्ति वहाँ पर बसे हुए हैं, जो रहते हैं, उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, आप लोग याद रखना। आप 44 का आप लोग आंसर बताएंगे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि सन 1868 में कितना होते हुए अनुमान लगाया था, तो नोट करेंगे आप लोग 44 का, ऑप्शन नंबर ए होगा 340 करोड़। एंड अगली क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, तो नोट करेंगे ये 45 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करें जी, तो ये होगा ए यानी कि 1886, ठीक है, 1886 ईस्वी में। अब अगली क्वेश्चन रहने वाला आपके पेपर में 46 नंबर, 2013 से 2014 में भारत की प्रति व्यक्ति आय औसत आई थी लगभग कितनी, तो 46 का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे 80,388 रुपया, आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। एंड अगली क्वेश्चन आने वाला है, उत्पाद एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, तो 47 का ऑप्शन नंबर डी होगा व्यवहारिक। व्यवहारिक है क्योंकि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, कोई नहीं होता है इसमें गारंटी। एंड अगली क्वेश्चन 48 से आंसर बताइए आप लोग, गरीब के कुल, ठीक है ना, कुचक्र को किसने परिभाषित किया है, गरीब का जो कुचक्र होता है उसको कितने परिभाषित किया है, तो आप लोग नोट करेंगे 48 का, तो लेगनर नक्सल यानी ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट करेंगे। एंड अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, तो अगली क्वेश्चन आने वाला आपके पेपर में 49 नंबर, पॉवर्टी, ठीक है ना, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है, तो आप लोग नोट करेंगे 49 का, ऑप्शन नंबर डी होगा दादा भाई नौरोजी का। एंड अगली क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला है 50 नंबर, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है, तो नोट करेंगे ये जो शिकार है ना, तो आप लोग 50 का नोट करेंगे बिहार गरीबी का शिकार है। आपको नहीं शिकार होना है गरीबी का, आपको पढ़ना है और अच्छा इनकम करना है बड़ा होकर, ठीक है। अब 51 नंबर है, भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व में कितना % है, तो नोट करेंगे आप लोग 51 का, ऑप्शन नंबर डी होगा 17.5%। एंड अगली क्वेश्चन है 52 नंबर, लास्ट क्वेश्चन होगा, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी में उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था, आप लोग नोट करेंगे 52 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्रोकेंस ने। तो आइए दोस्तों, आज की सेक्शन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। हमने लगभग इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर को समाप्त कर दिया। बचा है क्या, तो कुछ चैप्टर और बचा है, यानी कि 4 से लेकर के, सॉरी 4 से नहीं जी, 6 से, चलिए 6 से लेकर के बचा हुआ है 3 से 6 तक चैप्टर, इसमें 4 चैप्टर है, तो 4 चैप्टर का भी क्लास जड़ आएगा, एक क्लास और आएगा, तो जिसमें हम लोग, या फिर आप लोग कहें तो हम लोग एक ही क्लास में, यानी चारों चैप्टर को एक ही क्लास में समाप्त करवा देंगे। अगर आप लोग बोलते हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना क्या एक ही क्लास में करवा दें। आप लोग जैसा कहो, बस आपको क्लास में पूरा कंटिन्यू रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, एंड आज की क्लास कैसी लगी वो भी बताएं, एंड अगले नेक्स्ट टॉपिक के लिए क्या बताएं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग बताएं इकोनॉमिक्स का जो 4 चैप्टर बचा है उसी को करवा दे, या फिर आगे कोई और सब्जेक्ट, अगर आपका जो मन हो आप लोग कमेंट करें, आपके कमेंट के अनुसार हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जो क्लास होगा 6-15 में होता है वो भी जल्द आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद एंड साथ में बाय बाय।